हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है यशपाल द्वारा रचित उपन्यास झूठा सच की कथा वस्तु। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। झूठा सच यशपाल जी का प्रसिद्ध उपन्यास है। यह उपन्यास 2 भागों वतन और देश का भविष्य में पूरा होता है। इसका पहला भाग वतन और देश 1958 में प्रकाशित हुआ था। उस समय अनेक हिंदी और अंग्रेजी पत्रिकाओं ने इसे सामयिक साहित्य में सर्वोत्तम उपन्यास कहा। इसका दूसरा भाग देश और भविष्य जनवरी 1960 में प्रकाशित हुआ। इस भाग में भी उसी प्रकार सराहना पाई। 1966 के आरंभ में पंजाब सरकार और उत्तर प्रदेश सरकारों ने झूठा सच को हिंदी के सर्वोत्तम उपन्यास के रूप में पुरस्कृत किया। झूठा सच राजनीतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक तीनों ही दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। पूर्वार्ध वतन और देश का आधार सन 1947 की क्रांति है, जिसके परिणाम स्वरूप लाखों हिंदुओं और मुसलमानों को दुख सहना पड़ा और वह बेघर हो गए। इसके दूसरे भाग देश का भविष्य देश के विभाजन के पश्चात पाकिस्तान से आए हिंदुओं की दशा, उनका रहन सहन, संपूर्ण देश का निर्माण और उन्नति, जनता की आशाओं तथा विचारों का आधार पर निर्मित स्वस्थ दृष्टिकोण का परिचायक है। झूठा सच के 1250 पृष्ठों में फैली हुई कहानी अत्यंत संक्षेप में इस प्रकार है। तारा और शीलो 2 भाइयों की सुपुत्रियां आपस में बहनें हैं। शीलो रतन को हृदय से चाहती है, परंतु किसी दूसरे व्यक्ति से विवाह करने पर भी संतुष्ट है। तारा की रुचि पढ़ाई की ओर अधिक है। वह लाहौर के एक कॉलेज में लड़कों के साथ पढ़ती है। तारा एमए तक पढ़ना चाहती है। उसके दबे स्वर में विरोध करते रहने पर भी उसका गठबंधन लाहौर के सोमराज से हो जाता है, जिसकी सगाई के अवसर पर उसका भाई जयदेव पुरी जेल में था। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण जयदेव पुरी उर्मिला को पढ़ाना स्वीकार कर लेता है। उर्मिला सुंदर और चपल है। उसका हृदय पढ़ने में नहीं लगता। वह पुरी की ओर आकर्षित हो जाती है। उर्मिला की माँ एक दिन दरवाजे के पीछे से अपनी पुत्री को पुरी का चुंबन करते हुए देख लेती है। इस संबंध में पुरी के हृदय में कोई दुख नहीं होता। पुरी महत्वाकांक्षी बुद्धिजीवी है। उसके मन में अपने बौद्धिक और कलात्मक जीवन की संगिनी के रूप में एक विशिष्ट युवती की कल्पना है। वह सोचता है दलदल में फंस जाने से बच गया। पुरी की बहन का भावी पति सोमराज परीक्षा भवन में नकल करते पकड़ा जाता है और इस अपराध में परीक्षा भवन से निकाल दिया जाता है। यह जानकर पुरी तारा को आश्वासन देता है कि उसका विवाह ऐसे अयोग्य व्यक्ति से नहीं होगा। उसे बहन का सोमराज से विवाह का विरोध करना संगत जान पड़ता है। तारा एक मुसलमान युवक असद को चाहती है। उसी समय देश के विभाजन से पूर्व हिंदुओं और मुसलमानों में विरोध उत्कट सीमा पर पहुंच जाता है। इस विरोध का उदाहरण उस समय मिलता है जब 2 हिंदू स्त्रियां तारा की गली में आकर अमरूद बेचने वाले मुसलमान गई को बाहर निकलवा देती है। उन स्त्रियों का तर्क है कि बंगाल में मुसलमानों ने हजारों हिंदुओं का कत्ल कर दिया है, फिर उन्हें जीविका कमाने की सहायता क्यों दी जाए।
प्रस्तुत उपन्यास में भोला पांधे की स्त्रियों के विवाद, परस्पर झगड़े और प्रेम इत्यादि सामाजिक स्थिति का चित्रण और वर्णन अत्यंत ही सजीव और हृदयग्राही है। लाहौर के धनी सेठ के पुत्र डॉक्टर प्राण ने बचपन में पुरी और तारा के पिता मास्टर राम लुभाया से शिक्षा प्राप्त की थी। मास्टर के प्रति विशेष आदर की भावना से वह मास्टर जी के यहाँ विलायत से लौटने पर भी जाता है। तारा उसके घर के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है। डॉक्टर प्राण के परिवार में स्त्रियां तारा और डॉक्टर को संदिग्ध दृष्टि से देखती है, परंतु डॉक्टर प्राण तारा पर किसी प्रकार का लांछन नहीं लगने देता। एक दिन वह स्नेह और आदर से तारा को अपने कमरे में बुलाता है। असद के विषय में बातचीत करके वह तारा को भविष्य में ट्यूशन करने से मना कर देता है। उसके विचार अत्यंत स्वस्थ हैं। तुम्हारी आयु 19 है, मेरी 30 है। यह स्त्रियां यह सोचती हैं कि 19 साल की लड़की 30 वर्ष के अधेड़ से क्यों ब्याह करेगी। इन स्त्रियों का दोष भी क्या है। वह यह कल्पना भी नहीं कर सकती कि स्त्री के विवाह या उसके उपयोग में उसकी अपनी इच्छा का भी सवाल हो सकता है। ये स्त्रियां ये भी अनुमान नहीं कर सकती कि तुम्हें यौन विचार के बिना भी पसंद कर सकता हूँ। लाहौर में सांप्रदायिक उत्तेजना दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। नित्य ही परस्पर विरोधी जुलूस निकालते, संघर्ष के नारे लगाए जाते। पुरी की पार्टी के लोग भी हिंदू मुस्लिम एकता के नारे लगाते हुए अंग्रेजों को भारत से निकालने की कल्पना करने लगते हैं। असद तारा को एमए पास करने के लिए प्रोत्साहित करता है। दोनों का विश्वास है कि पुरी उदार विचार वाला है और सांप्रदायिक संकीर्णता का समर्थन नहीं करता। लाहौर की स्थिति बिगड़ती हुई होती है। हिंदुस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगने लगते हैं। पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री और यूनियनिस्ट पार्टी के लीडर सर खिजर ने त्याग पत्र दे दिया। मुसलमानों द्वारा भोला पांधे के दोलू मामा की हत्या ने हिंदू मुस्लिम विद्रोह की भावना को और भी बढ़ा दिया। पैरोकार में पुरी द्वारा लिखे गए सांप्रदायिकता विरोधी लेख से बिगड़कर उसे नौकरी से अलग कर दिया गया। पुरी ने अपने लेख में हिंदू मुसलमान दोनों के पक्षपात, अंध सांप्रदायिकता की ओर संकेत किया था। उसने जेल में विशेष परिश्रम से कुछ कहानियाँ लिखी। जेल से छूटकर वह उन कहानियों को पत्रों में जहाँ तहाँ प्रकाशित करने लगता है। इन कहानियों से उसकी गणना ऊंची श्रेणी के लेखकों में होने लगती है, परंतु इससे उसका निर्वाह नहीं हो सकता। आर्थिक स्थिति से विवश होकर वह उर्दू के एक दैनिक पत्र में संपादकीय विभाग में नौकरी कर लेता है। उसे वेतन अधिक मिलता है। आय बढ़ने के लिए उसे कुछ फुटकर काम भी करने पड़ते हैं। इसी प्रसंग में नया हिंदू प्रकाशन के मालिक पंडित गिरधारी लाल की बेटी कनक को हिंदी पढ़ाने के लिए उनके घर जाता है। पुरी को कनक के यहाँ जाने पर आत्मसम्मान के विचार से ट्यूशन या तनख्वाह लेना उचित नहीं लगता। वह कनक के योग्यपूर्ण व्यवहार से बहुत प्रभावित होता है। वह उर्मिला को भूल जाता है। लड़कियों के प्रति उसकी विरक्ति अनुराग में बदल जाती है। पुरी कनक के घर में आदर सम्मान पाता है। वह कनक के प्रति अनुराग और विश्वास से उसे अपनी हीन आर्थिक स्थिति और महत्वाकांक्षाओं से परिचित करा देता है। कनक भी उसके आत्मविश्वास और आकर्षण का आदर करती है, उसके प्रति अनुरक्त हो जाती है। कनक का बहनोई नेयर पुरी को अधिक पसंद नहीं करता। वह पुरी में हीन भावना अनुभव करता है और समझता है कि पुरी ऐसी भावना के कारण शिष्ट अभिजात वर्ग से झिझकता है। नेयर पुरी के आने पर उसकी अवहेलना करता है। परिणाम स्वरूप
पुरी कई दिनों तक कनक के घर नहीं जाता। इसी बीच भोला पांडे की गली में मुसलमानों द्वारा आग लगाने का समाचार पढ़ कनक पुरी के घर जाती है। वहाँ कनक की भेंट उसकी बहन तारा से होती है। पुरी की आर्थिक स्थिति से कनक पूर्व परिचित तो थी ही, परंतु घर की अवस्था देखकर वह अपने पास रखे कुछ रुपए और पिता से भी झूठ बोलकर कुछ रुपए लेकर एक दिन पुरी को देने का प्रयत्न करती है। पुरी रुपए किसी प्रकार भी नहीं लेता। कनक के पिता पुरी को अनुवाद करने का कार्य देते हैं। पुरी यह कार्य करने के लिए तारा की सहायता लेता है। पंडित जी की पैनी दृष्टि से कनक और पुरी का व्यवहार छिपा नहीं रहता। वह बहुत सहानुभूति से बात करके पुरी को समझा देना चाहते हैं कि पुरी को कनक से बहन का ही संबंध निभाना चाहिए, क्योंकि उनके परिवारों में सामाजिक व आर्थिक विषमता के कारण किसी अन्य संबंध की संभावना नहीं हो सकती। लाहौर की सांप्रदायिक स्थिति बहुत बिगड़ चुकी है। उस स्थिति में पुरी की बहन तारा का घर से कॉलेज आना जाना और कठिन हो गया है। पुरी से अनुनय विनय कर वह एक दिन अपनी सखी सुरेंद्र से मिलने जाती है। उसे आशा थी कि सुरेंद्र के यहाँ असद से भेंट हो जाएगी। पुरी ने भी सोचा तारा को कनक के यहाँ भेजकर वह कनक से मिल सकेगा, परंतु उस समय कनक अपने घर पर मौजूद नहीं थी। वह मॉडल टाउन में अपनी बड़ी बहन के घर गई हुई थी। परिस्थिति के संयोग से पुरी कनक से मिलने में असफल न हो सका, परंतु तारा सुरेंद्र के साथ कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर में पहुंच जाती है। तारा असद को अपने घर की पूर्ण स्थिति बताती है कि कुछ ही दिन बाद उसका विवाह सोमराज से हो जाएगा, इससे तो वह आत्महत्या ही कर ले। पुरी भी बेरोजगारी में अपने आप को प्रभावहीन अनुभव करके उस विवाह का विरोध नहीं कर रहा था। तारा असद के साथ भाग जाना चाहती है। असद उसे समझा बुझाकर उत्साह और हिम्मत से परिस्थितियों का सामना करने के लिए समझाता है। पुरी कनक को मिल सकने के प्रयत्न से असफल रह जाता है। वह बहन को घर लौटा ले जाने के लिए सुरेंद्र के घर जाता है। सुरेंद्र की माँ से उसे पता चलता है कि सुरेंद्र और तारा कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर चले गए थे। पुरी को यह अच्छा नहीं लगता। वह तारा को खोजता कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर में पहुंचता है। तारा उसे वहां भी नहीं मिलती। जिस समय तारा और असद रेस्टोरेंट के दरवाजे से निकलते हैं, सामने सड़क पर उनका सामना पुरी से होता है। तारा को असद के साथ देखकर पुरी को क्रोध आ जाता है। तारा को स्वप्न में भी अनुमान न था कि पुरी इतनी शीघ्र वापस आ जाएगा। असद स्थिति संभालने के लिए पुरी से इस प्रकार बात करता है मानो तारा का उससे मिलने चले आना बिल्कुल अनुचित बात नहीं थी। तारा अपनी मानसिक स्थिति में उससे बात करने आ गई थी। कनक और तारा का व्यवहार देखकर पुरी के हृदय में नारी के प्रति विरक्ति होती है। वह अब तारा के विवाह के विरुद्ध कुछ नहीं कहता, बल्कि तारा का अपमान और अवहेलना करने लगता है। तारा अपमान से क्षुब्ध होकर आत्महत्या का प्रयत्न करती है, परंतु सफल नहीं होती। कनक के पत्र पुरी तक पहुंचने से पूर्व ही पंडित जी के हाथों में चले जाते हैं। कनक नेयर से स्पष्ट कह देती है कि वह पुरी से विवाह करना चाहती है। नेयर से विवाह के स्वतंत्रता के विषय में उसका गंभीर तर्कपूर्ण विवाद होता है। यह अत्यंत तर्कपूर्ण, सरस तथा प्रभावपूर्ण विवाद हिंदी साहित्य में अनूठा है। नेयर के माध्यम से यशपाल का विवाह संबंधी स्वस्थ दृष्टिकोण सामने आता है। नेयर पुरी को परीक्षा की कसौटी पर परखना चाहता है। वह कनक को 2 महीने के लिए पुरी से मिलने के लिए मना कर देता है। उसकी शर्त है, मैं घर से लड़कर तुम्हारा समर्थन करूं, तो मुझे भी तो विश्वास होना चाहिए कि पद कामत ना सही, धन और सामाजिक स्थिति ना सही, परंतु तुम्हारे चुने आदमी में निष्ठा
और व्यक्तित्व तो है। इसी बीच जयदेव पुरी आग बुझाने में निमित्त करयू तोड़ने के अपराध में गिरफ्तार कर लिया जाता है। कनक पुरी के गिरफ्तारी के समाचार से इतनी अधिक अधीर और विवश हो जाती है कि नैयर को दिए हुए वचन को भूलकर पुरी से मिलने के लिए कोतवाली में पहुंच जाती है। पुरी को मुक्त करवाने के लिए कनक को नैयर की सहायता लेनी पड़ती है। पुरी आभार प्रकट करने के लिए कनक के यहाँ जाता है। वहाँ सर्वप्रथम उसकी भेंट नैयर से होती है। यद्यपि नैयर के हृदय में पुरी के लिए कोई आदर नहीं था, परंतु वह पुरी से पूर्वापेक्षा सौजन्य और आत्मीयता से बातें करता है। उसके व्यक्तिगत जीवन में संबंध में अनेक प्रश्न करता है। तारा के विवाह की चर्चा होने पर पुरी चतुराई से झूठ बोल जाता है कि तारा का विवाह स्वयं उसकी इच्छा से हो रहा था। नैयर के चुटीले प्रश्नों से पुरी उत्तेजित होकर कह बैठता है, मैंने तो कनक और पंडित जी के प्रति आदर के कारण उसकी भावना को स्वीकार किया और अपना वचन दिया था। मैंने अपनी परिस्थिति उसके सम्मुख पहले ही स्पष्ट कर दी थी। अब मैं विचित्र परिस्थिति में हूँ। नैयर कनक से अंत में भी यही कहता है कि पुरी किसी भी प्रकार उसके अनुकूल नहीं। कनक नैयर तथा कांता के साथ नैनीताल जाती है। वहाँ से कनक पुरी को रजिस्टर पत्र भेजती है जिसमें पुरी से नैनीताल आने का आग्रह करती है। वह पुरी को यात्रा के लिए रुपये भी भेज देती है। नैनीताल में कनक की भेंट उत्तर प्रदेश कांग्रेस सरकार के सभा सचिव मिस्टर अवस्थी और मिसेस पंत से होती है, जिसके आश्वासन से वह भविष्य के सुनहरे स्वप्न देखने लगती है। लाहौर में तारा का विवाह सोमराज से ही हो जाता है। भाग्य का खेल समझ विवश तारा यह विवाह स्वीकार कर लेती है। विवाह के बाद पूरी नौकरी की आशा में कनक के अनुरोध पर नैनीताल चला जाता है। लाहौर की स्थिति और भी अशांत और विकट हो जाती है। नैनीताल में कनक और पुरी स्वतंत्र रूप से एक दूसरे से मिलते हैं। नैयर के साथ भी एक दो बार होटल और क्लब में जाते हैं। जिस समय कनक और पुरी नैनीताल में थे कि पंजाब पाकिस्तान और हिंदुस्तान में बंट गया। 14 अगस्त से पूर्व शहादरा, लाहौर इत्यादि में हिंदुओं की स्थिति असहन हो गई। घोषणा हो गई थी कि 14 अगस्त से जिन्ना साहब पाकिस्तान के गवर्नर जनरल नियुक्त किए जाएंगे। भारत के गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड माउंटबेटन ही रहेंगे और बाबू राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भारत के लिए नया विधान तैयार करेगी और शासन सत्ता संभाल लेगी। विवाह के पश्चात तारा पिता के घर से विदा होकर नया जीवन शुरू करने के लिए ससुराल पहुंचती है। ससुराल में पति से प्रथम परिचय में ही उसके समस्त स्वप्न और विचार चूर चूर हो जाते हैं। जब मिलन की प्रथम रात्रि में उसका पति उसके घूंघट तथा लज्जा पर व्यंग्य करता है, जितने घाटों का पानी पिया है बोलती क्यों नहीं, कितनों के साथ सोई है बोल, भूखे मास्टर की औलाद, तेरी हिम्मत थी मुझसे शादी के लिए मिजाज दिखाए, बीए पढ़ने का बहुत घमंड है, तेरी जैसी बीसियों को देख लिया है, देखूंगा तुझे भी, गली गली कुत्तों और गधों से ना रौंदवा दिया। तारा को पति से मिलने, अपमान और यातना से भी अधिक दुर्भाग्य उसके भाग्य में दबा था। उसी समय मोहल्ले में बंदूकें छूटने लगती है। सोमराज भागकर उधर की ओर जाता है। तारा आत्महत्या के लिए छत पर से पीछे की ओर कूद पड़ती है। मुसलमान पड़ोसी उसके घाव तथा दर्द की अपेक्षा कर उसे बाहर निकाल देते हैं। उन्हें भय था कि उन पर हिंदू युवती को भगा ले जाने का इल्ज़ाम लग जाएगा। पड़ोसी
मुसलमान तारा को घर से निकाल देते हैं। वह नब्बू बदमाश के हाथ पड़ जाती है। नब्बू उसके साथ अमानुषिक व्यवहार करता है। नब्बू के घर में तारा पर जो बीतती है उसे जानकर नब्बू की पत्नी उसके सिर पर सौत लादी जाने के विरोध में मोहल्ले के लोगों को पुकारती है। परिणाम स्वरूप तारा को हाफिज जी के यहाँ भेज दिया जाता है। हाफिज जी के यहाँ तारा को स्नेह और प्यार मिलता है। हाफिज जी स्नेह व प्यार से तारा को इस्लाम संप्रदाय स्वीकार करने को कहते हैं। तारा तार्किक प्रवृत्ति के कारण इस्लाम संप्रदाय के विश्वास को स्वीकार नहीं करती। हाफिज जी के घर से तारा को ट्रक से हिंदू शरणार्थी कैंप में भेज दिया जाता है। कनक और पुरी को आशा थी कि अवस्थी की सहायता से ये लोग लखनऊ में नौकरी करके सुखी दाम्पत्य जीवन व्यतीत कर सकेंगे, परंतु लखनऊ जाकर पुरी दूसरों की स्थिति देखता है और असफल नैनीताल लौट जाता है। नैनीताल में 14 अगस्त 1947 की रात को स्वतंत्रता का आरंभ मनाया जाता है। रेडियो पर पंडित नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हिंदी में भाषण होते हैं। हिंदी के भाषणों पर लोगों को विस्मय और उत्साह की चर्चा उच्च मध्य वर्ग पर अंग्रेजी के प्रभाव की ओर सूक्ष्म परंतु वास्तविकता का संकेत है। तारा को हिंदू शरणार्थी कैंप में ले जाने के बहाने एक उजड़े हुए मकान में बंद कर दिया जाता है। उस मकान में पहले से भी कुछ हिंदू स्त्रियां बंद थीं। उन स्त्रियों के शरीर पर आवश्यक वस्त्र तो क्या, पेट भर सकने के लिए सूखी रोटी ही नसीब नहीं थी। भूख ने उन स्त्रियों को पशुवत बना दिया है। उनकी सांत्वना पाने का एक ही उपाय था, अपने पर हुए अत्याचारों का वर्णन साथियों के सम्मुख करते रहना। सतवंत, दुर्गा, अमरो, बिश्नी, बंती सभी पीड़ित हैं। इन स्त्रियों के चरित्र कुछ ही पृष्ठों में अत्यंत मुखर हो उठे हैं। तारा भी उनमें से एक बन गई, परंतु शिक्षित होने के कारण उसके चिंतन और व्यवहार में दूसरी स्त्रियों से बहुत अंतर है। स्त्रियों के दुखों का वर्णन अधिक होने पर भी करुणा, घृणा, भय, शोक, ग्लानि आदि का भाव उत्पन्न किए बिना नहीं रहता। तारा अन्य स्त्रियों के साथ उस काल कोठरी से निकाली जाती है। असद को भारतीय सैनिकों के साथ हिंदू स्त्रियों को बचाने का काम करते हुए तारा को विस्मय होता है। सतवंत, दुर्गा, बंती और तारा हजारों हिंदू शरणार्थियों के काफिले के साथ अपना वतन छोड़ हिंदुस्तान की ओर चल देती है। उन्हें मार्ग में मुस्लिम शरणार्थी का काफिला पाकिस्तान की ओर जाता मिलता है। मुस्लिम काफिले की अवस्था हिंदू काफिले की उपेक्षा दर्शनीय है। ना कि हिंदू अपना वतन छोड़कर पाकिस्तान जाना चाहते हैं और ना ही मुसलमान अपना वतन छोड़कर पाकिस्तान जाना चाहते हैं। असहाय सर्वसाधारण जनता की इच्छा ना होते हुए भी उन्हें असहन दुख देकर हिंदुस्तान और पाकिस्तान बन जाते हैं। ड्राइवर की मार्मिक उक्ति द्वारा झूठा सच के प्रथम भाग का अंत यही होता है। रब ने जिन्हें एक बनाया था, रब के बंदों ने अपने वहम और जुर्म से दो कर दिया। जयदेव पुरी अपने परिवार की सहायता के लिए नैनीताल के लाहौर जाने के प्रयत्न से जालंधर से आगे नहीं आ पाता। पुरी रेलगाड़ी में हिंदुस्तान मुसलमानों के परस्पर वैमनस्य का चित्र देखता है। जालंधर में पुरी की भेंट उर्मिला के शरणार्थी परिवार से होती है। पुरी उनकी सहायता के लिए उन्हें अपने यहाँ ले जाता है। पुरी की आर्थिक स्थिति संतोषजनक हो जाती है। वह जालंधर के प्रभावशाली कांग्रेसी नेता सूद जी की सहायता से जालंधर से निकाल दिए गए एक मुसलमान के छापेखाने को चलाने लगता है।
विधवा उर्मिला का मौन दुख पुरी को व्याकुल कर देता है। पुरी उसे पहले की तरह हंसते हुए देखना चाहता है। मन ही मन कनक से उसकी तुलना करता है और दिन प्रतिदिन उसकी ओर आकर्षित होता जाता है। उसके आंसू अपने हाथों से पोंछकर उसकी सलाई को अपने होठों से दबा दिया। क्यों रोती हो? क्या मैं नहीं हूँ? मेरे सिर की कसम, हम दोनों हैं तो किसी का क्या डर है। लाखों लोगों की भांति पंडित गिरधारी लाल भी दिल्ली पहुँचते हैं। कनक नेयर के परिवार के साथ नैनीताल में थी। नेयर लाहौर से रुपया न मंगा सकने के कारण आर्थिक कठिनाई में फंस गया था। पंजाब से उसके दूसरे संबंधी भी शरण पाने के लिए उसी के यहाँ आ टिके थे। स्थान और पैसे की कमी के कारण नैनीताल में नेयर परिवार का जीवन बहुत कलेशमय हो गया था। दिल्ली में कनक के पिता ने लाहौर के अपने मकान के कागज़ देकर बदले में एक मुसलमान का मकान और जायदाद ले ली थी। इस प्रकरण में गांधी जी के भाषण, लोगों के स्थान पाने के लिए संघर्ष, दिल्ली का वर्णन आदि अत्यंत सफलता के साथ किया गया है। आर्थिक कठिनाइयों में अनेक हिंदू युवतियों की भांति कनक भी दैनिक पत्र सरदार के मालिक असीर जी के दफ्तर में नौकरी करना चाहती है, परंतु असीर जी से मतभेद होने के कारण और दिल्ली के तत्कालीन दूषित वातावरण के कारण शीघ्र ही लखनऊ चली जाती है। तारा और बंटी दिल्ली के शरणार्थी कैंप में पहुंच जाती है। बेचारी बंटी असंख्य कठिनाइयों से भूख प्यास को सहती अपने परिवार को खोज लेती है। बंटी का ससुराल उसे स्वीकार नहीं करता। ससुराल की दहलीज पर सिर पटकती हुई बंटी की चीखों से भगवान का हृदय भले ही पसीज गया हो, परंतु बंटी की सास और उसके पति का दिल नहीं पसीजा। मनुष्य शरीरधारियों का पशु स्वभाव सामने आ जाता है। बंटी सिर पटक पटक कर प्राण दे देती है। मत, विश्वासों और रूढ़ियों के आगे मानव कितना विवश हो जाता है। विभाजन के बाद भी नारी की आस्था का उपहास उड़ाने में मनुष्य की कितनी क्षमता है, उसका सजीव उदाहरण बंटी की सुहागिन के रूप में उठती अर्थी है। बंटी को खोकर तारा शरणार्थी कैंप में दूसरी स्त्रियों के बीच अकेली पड़ जाती है। तारा शिक्षित होने के कारण कैंप ऑफिस में लिस्टें बनाने में सहायता करती है। शरणार्थियों की सेवा की आड़ लेकर सेवा समितियों में कार्यकर्ताओं के दुष्चरित्रों का वर्णन करने में भी यशपाल पीछे नहीं रहे। तारा यह सब अनुभव बटोरती हुई आगे बढ़ती है। मिसेस अग्रवाल, मिस्टर प्रसाद इत्यादि ऐसे ही हाथी के दांत हैं। अपनी शिक्षा तथा चरित्र के कारण तारा मिसेस अग्रवाल के यहाँ बच्चों की गवर्नेंस बन जाती है। अग्रवाल के धनी परिवार के रहन सहन इत्यादि में दिखावा, बनावट तथा खोखलापन है। वहीं तारा की भेंट मिसेस अग्रवाल के सौतेले पुत्र नरोत्तम से होती है। नरोत्तम का चरित्र अग्रवाल के विपरीत है। उसे समाज के खोखलेपन तथा दिखावे से घृणा है। धीरे धीरे तारा पर घर के पूरे काम का बोझ पड़ जाता है। नरोत्तम की उसके प्रति विशेष सहानुभूति है। नरोत्तम के ये विचार अधिकांश में तारा के साथ की गई बातचीत में ही प्रकट होते हैं। ऐसे विचार यशपाल के जीवन दर्शन के परिचायक समझे जा सकते हैं। उपन्यास के इस प्रकरण में कश्मीर की समस्या पर हिंदुस्तान पाकिस्तान के संघर्ष, उस संबंध में गांधी जी के व्यवहार के प्रति जनता के असंतोष, गांधी जी के अनशन और उनके प्रभाव में बहुत सजीव और यथार्थ वर्णन और उनका बहुत बड़ा ऐतिहासिक महत्व है। पुरी उर्मिला को पाकर कनक को भूल जाता है, परंतु कनक उसे खोजती हुई जालंधर भी आ पहुंचती है। कनक पुरी और उर्मिला को विचित्र परिस्थिति में देखकर स्तंभित रह जाती है। पुरी, उर्मिला, तारा
सभी अपने अपने स्थान पर उलझन में पड़ जाते हैं। नाटकीय संदेह का इससे अधिक सुंदर उदाहरण हिंदी उपन्यास साहित्य में देखने को नहीं मिलता। पुरी, उर्मिला और कनक दोनों के सामने झूठ बोलकर अपनी स्थिति संभालता है। सूरजी की सहायता से उसका विवाह अत्यंत साधारण ढंग से कनक से हो जाता है। उर्मिला को नर्स का कार्य सीखने के लिए अस्पताल में भेज दिया जाता है। तारा मिसेस अग्रवाल के स्नेह और चिड़चिड़ेपन से तंग आकर डॉक्टर श्यामा और नरोत्तम की सहायता से पुनर्वास विभाग के दफ्तर में नौकरी कर लेती है। वह अग्रवाल के परिवार को छोड़कर नर्स लीला मर्सी के साथ पड़ोसन में रहने लगती है। दफ्तर में उसकी भेंट सीता से होती है। सीता तारा की पुरानी परिचित लाहौर में भोला पांधे वाली गली की ही थी। विभाजन के पश्चात साधारण सीधी लड़कियां कम पढ़ी लिखी होने के कारण तथा वासनाओं का शिकार होने के कारण कितनी शौक और चंचल बन गई थी। सीता उसका सजीव उदाहरण है। तारा की सहायता से सीता संभल जाती है। तारा का दफ्तर में अपने परिश्रम तथा सरल व्यवहार के कारण आदर है। शीलो का लड़का वास्तव में रतन का था। शीलो हार मानकर एक दिन यह सत्य अपने पति को कह देती है। तारा शीलो तथा उसके लड़के का जीवन सुधार देती है। रतन और शीलो अपनी गृहस्थी बसा लेते हैं। एकमात्र पुत्र होने के कारण धीरे धीरे रतन की माँ भी शीलो से प्यार करने लगती है। पुरी और कनक का विवाह तो हो जाता है, परंतु उन दोनों के स्वभाव, शारीरिक प्रकृति और विचारों में भेद के कारण छोटी छोटी बातों पर घर में कलेश बढ़ने लगता है। कनक अपने को व्यस्त रखने के लिए पुरी के साप्ताहिक पत्र का कार्य करती है। शीघ्र ही उनके यहाँ कन्या का जन्म होता है, परंतु कनक वातावरण और परिस्थितियों से संतुष्ट नहीं। उसका अधिकतर समय सहयोगी पत्रकार गिल के साथ ही कटता है। वह गिल के व्यवहार और विचारों से बहुत प्रभावित होती है। जयदेव पुरी का समाचार मिलने पर भी तारा भाई और अपने परिवार के साथ नहीं जाती। वह अपने पुराने जीवन को भूलकर अपने नवीन जीवन से संतुष्ट है। डॉक्टर प्राण के प्रति उसका विशेष आदर था। नरोत्तम को वह भाई की भांति चाहती है। दिल्ली आने पर कनक से उसकी भेंट होती है। दोनों बहुत सद्भाव से मिलते हैं। तारा से कनक को मालूम होता है कि तारा का विवाह उसकी अनिच्छा से किया गया था और पुरी ने भी उस अन्याय में सहयोग दिया था। कनक तारा के प्रति सहानुभूति के कारण उसे जालंधर बुलाना चाहती है। नई परिस्थितियों में सोमराज भी जालंधर में बस गया है। पुरी और सोमराज परस्पर सहायक बन गए हैं। ऐसी आस्था में पुरी तारा को जालंधर बुलाना उचित नहीं समझता, परंतु कनक को पुराना इतिहास भी नहीं बता सकता। तारा का प्रश्न दोनों में गलतफहमी का कारण बन जाता है। शिमला में उर्मिला से पुनः भेंट होने पर पुरी उसके प्रति आकर्षण को पुनर्जीवित करना चाहता है। कनक से विरक्त के भाव में उर्मिला से विवाह का प्रस्ताव भी कर देता है। उर्मिला पुरी को फुसलाकर अपना स्वार्थ पूरा कर लेती है, परंतु विवाह कर लेती है डॉक्टर मोंगिया से। कनक और पुरी के बीच कटुता दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। कनक को दाम्पत्य जीवन के यौन संबंध से अदम्य विरक्ति हो जाती है। वास्तव में वह पुरी से घृणा करने लगती है। पुरी के साथ सहवास असंभव हो जाने से कनक दिल्ली चली जाती है। कनक दिल्ली में तारा की सहायता से ग्राम सुधार विभाग में नौकरी कर लेती है। पुरी सामाजिक सम्मान के विचार से पत्नी को अपने साथ रहना आवश्यक समझता है। वह कनक के पिता को अनेक पत्र लिखता है कि कनक जालंधर वापस आ जाए। गिरधारी लाल भी कनक को समझाते हैं, परंतु अंत में कनक के प्रति उसका वात्सल्य और कनक का हठ उन्हें चुप करा देता है।
कनक के पिता सोचते हैं कि विचारों और प्रकृति भेद के कारण कनक और पुरी का गृहस्थ संबंध असंभव है, तो सामाजिक आडंबर के लिए उन्हें एक साथ रहने के लिए विवश करना पाखंड और अन्याय है। कनक स्वयं जलंधर जाकर यह निर्णय कराती है कि वह पुरी के साथ एक क्षण भी नहीं रहेगी। पुरी के मन को ठेस लगती है, वह मन ही मन करहा रह जाता है, परंतु डाइवोर्स किसी प्रकार नहीं लेता। पुरी के मन में कनक के लिए प्रेम न होने पर भी वह अपने सामाजिक सम्मान के लिए कनक को अपने घर में ही रखना चाहता है। शन्य शन्य तारा और डॉक्टर प्राण की मित्रता ने दूसरा ही रूप धारण कर लिया। डॉक्टर प्राण तारा के सम्मुख विवाह प्रस्ताव रखते हैं, परंतु हृदय से स्वीकार करके भी तारा रो पड़ती है। डॉक्टर प्राण से स्पष्ट कह देती है कि ससुराल से भागते समय उस पर जो अत्याचार किया गया, उसके परिणाम स्वरूप उसका शरीर रोगी हो चुका था। अपने आप को कुमारी कहकर वह उस रोग का उपचार नहीं करा सकती थी। डॉक्टर प्राण स्पष्ट स्वर में बोला, ठीक है, जो रोग कुमारी को नहीं हो सकता उसका इलाज कुमारी नहीं करा सकती, लेकिन मेरा अधिकार और कर्तव्य है कि अपनी पत्नी का इलाज करवाऊं। मिसेज नाथ को इलाज करवाना पड़ेगा। सूद जी डॉक्टर प्राण से राजनीतिक मतभेद के कारण असंतुष्ट हैं। उन्हें समाचार मिलता है कि डॉक्टर प्राण ने सोमनाथ की पत्नी तारा से विवाह करके गैर कानूनी काम किया। सूद जी के दबाव से सोमनाथ और पुरी डॉक्टर प्राण के विरुद्ध अनाचार की शिकायत कर देते हैं। डॉक्टर प्राण और तारा दोनों ही उच्च सरकारी अफसर होने के कारण विकट अपमान और अपराध की परिस्थिति में फंस जाते हैं, परंतु नेयर कानूनी पैंतराबाजी से स्थिति को पुरी और सोमराज के विरुद्ध कर देता है। सोमराज और पुरी को वह कानूनी कार्रवाई करने की धमकी देते हैं। तारा और प्राण तथा गिल और कनक के मार्ग से कठिनाइयाँ दूर हो जाती है। उपन्यास का अंत डॉक्टर के मंगलमय वाक्य से होता है, गिल, अब तो विश्वास करोगे, जनता निर्जीव नहीं है, जनता सदा मूक भी नहीं रहती। देश का भविष्य नेताओं और मंत्रियों की मुट्ठी में नहीं है, देश की जनता के ही हाथ में है। इस प्रकार से द्वितीय भाग का अपना पृथक महत्व है और इसका द्वितीय भाग भी यहीं ख़त्म होता है। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।